कि सर हमारे जो एफसीपीएस का जो टॉक्स हुआ सर, उसमें तो पेशेंट्स उन्होंने हो रख दिए साथ में, और एग्जामिनेशंस वगैरह इस तरह का। और उसके अब फौरन होगा। बाद जब एमसीपीएस के सर, अब एमसीपीएस का एग्जाम 23 को हुआ है, तो जो कुछ लड़कियों ने दिया तो उन्होंने कहा इसमें पेशेंट्स नहीं थे, इसमें सिर्फ रोल प्लेयर और अगेन स्ट्रक्चर डिस्कशन आ गई। तो सर अब सीपीएसपी क्या सोच रही है कि एक एग्जाम और तरह से, अगला कुछ और। तो काइंडली इसके बारे तो में भी अगर आप ये आप, समझिए, वो रोल प्लेयर भी तो पेशेंट ही बनता है ना। लाइक सर वो उसमें तो वो तो ठीक है, लेकिन वो अब कह रहे थे आप फिर पेशेंट रख दिए, और लाइक स्ट्रक्चर डिस्कशन ज्यादा थी, उस तरह से नहीं था जो हमारा एफसीपीएस का पिछला उन्होंने लिया। सो अब पता नहीं हर पैटर्न के हर हर एग्जाम के सेशन के साथ उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो सर इस बारे में आप लोग के सीपीएसपी के एक हमें एक मतलब एक पैटर्न सेट डिसाइड करके बता दें कि इस हमने ये वाला लेना है हर तो हर। मैं तो मेरा सीपीएसपी से कोई खास तल्लुक नहीं है, नहीं लेकिन मैं सर, आप बता देता बड़े हैं और आप मिलते तो होंगे ना ये कन्वीनर से या कंट्रोलर एग्जाम कि सर कैंडिडेट से इसी चीज में इतनी परेशान है कि अब एक पेपर ऐसा आ गया, अगला उससे चेंज आ गया, और अगला उससे पता नहीं क्या आएगा। मैं बता देता हूँ। पहले ये दो इम्तिहान में, ये जब टोक्स इंट्रोड्यूस किया, इनके पास मैनिक्विंस नहीं थे। अब वो आ गए हैं, पहुंच गए हैं। अगले इम्तिहान में मैनिक्विंस भी होंगे वहां पे। डमी पड़ी होगी कि इस पे पीवी करके दिखाओ, और या कुछ और प्रोसीजर, या स्टिच करके दिखाओ, या कर सम स्किल्स विल बी टेस्टेड ऑन मैनिक्विंस। वो इसलिए आप लाइव पेशेंट पे वो अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि लाइव पेशेंट तो वहां नहीं होगा, लेकिन मैनिक्विंस होंगे और रोल प्लेयर होंगे, ये मेरा ख्याल है इनकी फाइनल है। तो इसलिए चूंकि पिछले दो इम्तिहानों में मैनिक्विंस नहीं थे, तो अब आप अगले में होंगे तो आप फिर यही ऑब्जेक्शन होगा कि ये क्या हर दफा बदल देते हैं। मैं पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ कि वहां पे मैनिक्विंस होंगे जिसपे कुछ ना कुछ आपको, आपकी कोई स्किल टेस्ट की जाएगी। इसको कैचराइज करके दिखाओ, इसको ये करो, इसको ये करो, सम इंटरवेंशंस यू विल बी आस्क्ड। तो इसलिए उसके लिए तैयार हो जाइए। और रह गया लाइव पेशेंट्स नहीं होंगे, रोल प्लेयर होंगे। रोल प्लेयर बल्कि ज्यादा मुश्किल हो जाता है पेशेंट से, क्योंकि रोल प्लेयर को तो सबको सिखा के बैठाया गया है, और ऑल क्वेश्चंस ही या शी नोस, वो उसके जवाब उसके पास मौजूद हैं। कि आपसे ये पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे, आपको से पूछा जाएगा तो ये आप ये कहेंगे। तो इसलिए ये समझिए कि जैसे एक एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड पेशेंट है, जो आपके हर सवाल का जवाब पढ़े लिखों की तरह देगी। तो ये है उसका। तो चलिए। सर ये तो इस दफा भी यही कह रहे हैं कि लाइव पेशेंट्स आएंगे। सर हमारी एक अटेम्प्ट भी इन्होंने इसी तरह अनप्रिपेयर जाया कर दी, ना इन्होंने नोटिफिकेशन की। सर वर्ल्ड में कौन सा ऐसा एग्जाम होता है जिसपे ये बंदा ये मतलब ये नोटिफाई ना किया जाए कि भाई लाइव पेशेंट्स आएंगे, हम सारे 2 महीने घरों में बैठते रहेंगे, चलो ये से एक्सटेंडेड टॉक्स है। सर तो प्लीज काइंडली, आप सारे बड़े हैं सर, आप प्लीज काइंडली हमारे लिए कुछ कर लें। सर इस तरह एक अटेम्प्ट उन्होंने जाया सारी कर दी है हमारी। ओ ये रिलैक्स रिलैक्स डॉक्टर सानिया, कोई नहीं ऐसी बात न। आप इंशाल्लाह अगला इम्तिहान जब भी होगा पास हो जाएंगे। आपको ये सब गम गुस्सा भूल जाएगा, आपकी जिंदगी इस्तवार हो जाएगी, जिसको कहते हैं। आप ठीक ठाक है, डोंट गेट टू अपसेट। ठीक है, ये आप लोग ये समझ, ये तजर्बा आप लोग पे हो रहा है, और खाम खा आपका वक्त ज़ाया हो रहा है। लेकिन जब भी कोई चेंज आती है तो इसी तरह ट्रांजिशन होती है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो होती है। तो लेकिन आप लुक एट इट पॉजिटिवली कि ये इम्तिहान ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है। वो पेशेंट का, किसी को पंजाबी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, और अनपढ़ है, सही समझती नहीं आपके सवाल वगैरह, वो सारी डिफिकल्टीज दूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह
ये सारा इम्तिहान स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। माइंड यू, मैं दूसरी दफा कह रहा हूँ, मेरा कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की मैनेजमेंट से या किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कोई 10-12 साल पहले काउंसलर था, अब मैं नहीं हूँ, उसमें कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आप लोग, मेरा ताल्लुक आप लोगों से, आपको पढ़ाता हूँ। जो आप कहते हैं मैं वो टॉपिक पिकअप कर लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसको स्ट्रीमलाइन कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ कि इसका इन सवालों के जवाब इस तरह से होते हैं। चले, ये इमरान कितने होगी ये लड़की? 48 सर। इमरान साहब शुरू करें। जी सर, बिल्कुल 48 हो गए हैं सर। बहुत बहुत है फिर। चल, मुझे कहा गया था कि यूटीआई और प्रेगनेंसी, इस पे कुछ बात करें हम। पहले मैं जी सर। आपको 5-10 मिनट में थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं ताकि आप लोगों को पता हो कि ये सवाल जो है इस तरह के मरीज में आपको आने चाहिए। सबसे पहले तो यूटीआई इन प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। नियरली 10% पेशेंट जो है उनको यूटीआई होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इतनी कॉमन है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो तो बड़ी आपको पता है क्या होती है, मैं उस पर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन 2 सेक्शन इसके मैं आपको बताऊं जो मैंने रात पढ़े हैं। पहला है फॉरगेट अबाउट यूटीआई, चेंजेस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि उससे अंदाजा होगा आपको कि व्हाई इज इट सो कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चेंजेस इन द यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो 2-3 चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 तो यह है कि किडनी का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, रफली 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मे बी दैट इज ड्यू टू कंजेस्शन। और दूसरा, hyperplasia of musculature of the bladder and ureter takes place. उसकी वजह प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। और तीसरा है कि ब्लैडर में जनरली यूरिनरी स्टेसिस हो जाता है। चौथा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, यानी फिल्ट्रेशन टू द किडनी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ सर्कुलेशन 25%। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नियरली 90% में मे बी सिम्टोमेटिक, मे बी एसिम्टोमेटिक ई कोलाई देखे जाते हैं। ये 4-5 चेंजेस मैंने आपको दोहराए कि प्रेगनेंसी में किडनीज का साइज बढ़ जाता है, यूरेटर और ब्लैडर का मस्कुलेचर उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और ब्लैडर में थोड़ा सा यूरिनरी स्टेसिस हो जाता है। किडनीज में GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो बढ़ जाता है नियरली 25%, और 90% में ई कोलाई दिखाई देते हैं। Now with this you can imagine कि UTI यानी urinary tract infection, why is it more common? Because of urinary stasis, because of increased circulation, because of hyperplasia, because of increase in size of the kidney. एक बात तो ये याद रखिए, ये तो पहली है changes during pregnancy. दूसरी बात आप याद रखिए कि UTI could be symptomatic or asymptomatic. Depending upon the population, the incidence is 2 to 10% asymptomatic.
और वो एसिम्प्टोमेटिक भी प्रेगनेंसी के दौरान nearly 25% will become symptomatic. ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि आपके पास एंटीनेटल करवाने आए, उसमें अगर बैक्टीरिया है तो देयर आर 25% चांसेस कि वो क्लिनिकली सिम्टोमेटिक हो जाएगा। तीसरी बात, why are we talking about UTI today? उसकी वजह है कि अगर यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखी जाती हैं। व्हाट आर दोज कॉम्प्लिकेशंस? उनका इंसिडेंस मे नॉट बी वेरी हाई बट द कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। एक तो ऐसे पेशेंट्स में हाइपरटेंशन होने का रिस्क ज्यादा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नंबर 2, उनकी पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो है वो भी नियरली 5 to 6% मोर। उनमें रिस्क ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस भी है और रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर भी है। और IUGR, अब मैंने पेरिनेटल मोर्टेलिटी बोला, उसके साथ ही बोलना चाहिए था IUGR इज मोर कॉमन। और इस सारी बातों की वजह से उनका सिजेरियन सेक्शन रेट इज हायर। मैं दोहराता हूं कि यूटीआई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो ये कॉम्प्लिकेशन और रिस्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर देयर: hypertension, IUGR, perinatal mortality higher than others, spontaneous miscarriage भी है, preterm labor भी है, और perinatal mortality is higher and so is cesarean section rate. ये दो बातें जो आज मैंने दोहराई, नंबर 1, changes during pregnancy, why all these complications are higher, और number 2, what are the complications because of UTI during pregnancy. अब मैंने 2-3 सिनेरियोस पहले मैं बोल देता हूँ, फिर वो डॉक्टर सरगोदा वाली जो है उनसे डिस्कस करूंगा मैं। पहली केस हिस्ट्री जो मैंने लिखी है, पेशेंट प्राइमरी ग्रेविडा एज 20, comes to antenatal clinic with at 20 weeks of gestation complains of burning micturition. जब आपने यूरिन एग्जामिनेशन करवाया रूटीन, उसमें पस सेल्स हैं, और जब कल्चर करवाया उसमें ई कोलाई। ये तो पैरासीन था। दूसरा है a patient age 26, gravida 3, para 1+1, 28 weeks पे आपके पास आई, complaints of dysuria, fever, vomiting. आपने जब एग्जामिन किया, she was tender in the loins on the right side. She had tenderness in the loin or renal angle on the right side.
तीसरा, patient age 28. हेलो जी जी, सर, सेकंड सिनेरियो रिपीट कर दें सर। सेकंड पे, age 26, gravida para 1+1 at 28 weeks, kind of symptomatic है, उसको डिस्यूरिया भी है, फीवर भी है और साथ वॉमिटिंग भी हो रही है। आपने एग्जामिन किया तो शी हैज टेंडरनेस इन रीनल एंगल ऑन द राइट साइड। तीसरा, पेशेंट एज 28, प्राइमरी ग्रेविडा, 18 weeks, comes to you with a history of hematuria and also gives history of stone in the kidney. ये 3 मैंने बनाए हैं। अब इनमें से हम जो पहला मैंने बोला उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वो सिम्टोमेटिक है, बर्निंग मिक्चुरेशन, लेकिन और कुछ नहीं, ना उसको बुखार है ना कुछ है, जो आम मरीज होते हैं आपको वही होगा। ये मोस्ट कॉमन सीन यही होता है। नहीं डॉक्टर साहब, अब सरगोदा से जो थी, क्या नाम था आपका? सैरिश सर। सहरिश। सहरिश जी सर। जी, अब मैं फिर दोहराता हूँ, अब यहाँ से शुरू करते हैं, मैं टाइम भी कर लेता हूँ, 9:45। A patient age 20, primary gravida, comes to the clinic at 20 weeks of gestation, complains कि burning micturition है उसकी, जी सर। और कुछ नहीं है, कोई सिम्टम नहीं, ना पास्ट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन है ना कुछ है। जी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज डॉक्टर सैरिश। आफ्टर सर, ये मैं बोलती जाऊं जैसे हमने पूरा केस हाँ लेके चलना है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही कि मैं जरूरी नहीं अपना नाम, मैं I'll introduce ठीक है, myself. ठीक है सर। सर, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई विल आफ्टर आस्किंग अबाउट द डिटेल बायोडाटा ऑफ द पेशेंट, आई विल आस्क अबाउट द हर लास्ट menstrual period and regularity of menstrual cycle. Then I will ask about her socioeconomic status, and I will ask about her complaints of burning micturition since how मैं long आपको she. जी सर। यही रुक पे रुक, हम चूंकि स्पेसिफिकली ये पेशेंट की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जी आप सर। सवाल जो है वो ज्यादा फोकस इस तरफ होने चाहिए कि जी सर। बर्निंग डिप्रेशन है उसको, तो इसलिए आपने बाकी के सवाल जो है वो सिर्फ मेंशन कर दीजिए कि जैसा आपने कहा इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, वो जी ठीक है सर। और फिर उससे आई टेक डिटेल्ड हिस्ट्री, स्पेशली जी सर। फिर वो स्पेशल क्वेश्चन रिलेटेड टू बर्निंग जो है वो डायलेट कीजिए आप, राइट सर। वो डायलेट कीजिए, उन पे एम्फेसिस रखिए। बाकी जी का सर। मसला आपने कहा ना कि शी इज प्राइमरी ग्रेविडा, आई मेक श्योर दैट हर regularity of menses and calculation of the gestation period is correct. बस जी सर, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम बचेगा। जी सर। तो मोस्ट प्रेशियस थिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इज योर टाइम, जी सर। उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। चलें फिर शुरू से शुरू करते हैं, जी सर। बोलिए। Sir, after introducing myself, I will ask the detailed biodata of the patient, and after I will ask about, especially I will ask about her socioeconomic status, and then I will ask about the last menstrual period and regularity of menstrual cycle to check the accuracy of gestational age. I will ask about the burning. I will ask about her the present complaint, that is a burning micturition. Since how long she is having this complaint, and either she is having any associated symptoms of increased urinary frequency, any suprapubic pain, fever with rigors and chills,
And, Good. and if she is having any previous and if she has taken any medication for that or any hospital admission, then I will Good. ask about her previous any previous history of urinary tract infection or same complaint that in the during gestation. And then I will ask about her past medical disorders, especially. Add कर दीजिए any past history of UTI and any treatment she had. Okay, sir. Then I will ताकि ask वो about उसी the का cover हो जाए. हाँ जी. ठीक है, I will ask about the previous history of urinary tract infection in the same pregnancy and any treatment she has taken before or not. Then I will ask about the past medical history. Especially, I will inquire about her diabetes, hypertension, and any renal disease and any hematological disorder. Especially, I will rule out the sickle cell anemia. Then I will ask about her history of the blood transfusions and a family history, and I will ask about her the drug allergies. Transfusion कैसे इसमें relevant हो गया? जी सर. आपने कहा स्पेशली हर हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहाँ से रेलेवेंट है इसमें? सर अगर पेशेंट को नहीं आइडिया तो कोई मैं अनीमियाज रूल आउट करने के लिए, सिकल सेल अनीमियाज के लिए. हाँ तो अनीमिया सिर्फ ट्रांसफ्यूजन से तो नहीं होता ना, क्या आप लफ्ज बोल दीजिए कि ठीक है सर. एनी हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री ऑफ अनीमिया एंड इट्स ट्रीटमेंट. राइट सर. क्योंकि सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो अनीमिया का ट्रीटमेंट नहीं है. राइट सर, ठीक है. ठीक, चलें. Sir, I have completed with the history and now I will proceed with the for the examination. हिस्ट्री सर मेरी कंप्लीट हो गई यहाँ पे. ठीक है, वो चूंकि 20 वीक्स है उसके मूवमेंट्स का भी पूछ लीजिए. Sorry, sir, sorry. Then I will ask about her recent pregnancy, how she was conceived spontaneously or not, or any her dating scan was done or not, or still yet her anomaly scan has been done or not, or any complications she has perceived in this pregnancy or not. Good. हो गया. After जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का जल्दी करिए. आपने जी sir, on an examination, I will check the body mass index of the patient, and on general physical examination, I will check the patient for the pallor, any dehydration status, and any edema. And then I will check her vitals, blood pressure, pulse, and temperature, and do the chest examination and on per abdominal. इमरान, ये किसी से कहो अपना माइक बंद कर. चलो. And sir, after general physical examination, I will check her vitals, and I will do the chest examination, and on per abdominal examination, I will look for the and the tenderness, and will check the physiofundal height. Good. Ji sir. After that, I will go for the investigations. Sir, मैं बोलती जाऊँ? मैंने रोका नहीं तो बोलते ही. ठीक है sir. In investigations, first of all, I will go for the baseline investigations. Especially, I will check for the urine complete examination. On the urine complete examination, I will look for the physical appearance of the urine, for the color and any for the appearance in the urine. And then I will check for the urine microscopy for the nitrates, leukocyte esterase, WBCs, WBCs, RBCs, and proteins. And I will look for the urine cytology for any WBC and RBC cast. Good. Then if the in the urine complete examination given in the report of this patient, there are the pus cells and the culture has also been done that shows the E. coli, then most likely it is the case of the acute urinary tract infection. As the patient has had no other signs and symptoms, though, then I will treat this patient in liaison with the multidisciplinary team. First of all, I will give the conservative management to the patient, general advice to the patient regarding proper hygiene of the patient. I will advise the proper cleaning techniques of the perineal area. Then I will advise about the. ये आपने बोल दिया, as if cleaning of the perineal area has direct relationship with UTI. ऐसा कोई है तो नहीं है, इसलिए इसको जनरल एडवाइस के लिए सर as such नहीं. हम पानी इस्तेमाल करते हैं, यूरोपियंस अमेरिकन पानी नहीं इस्तेमाल करते, उनमें इस वजह से तो नहीं ज्यादा कॉमन या
हमारे पास लेस कॉमन, ये तरफ थोड़ी सी चले, कह दिया आपने, कोई बात, चले आगे चलो। Ji sir. Then I will encourage about the adequate hydration and hygiene. Then I will give her the oral antibiotics. नहीं, थोड़ा सा जी सर। एंटीबायोटिक से पहले आ जाइए ना, जी उसकी सर। हाइड्रेशन कीजिए, जी सर, उसको हाइड्रेशन। जी उसको सर। ये बोलने चाहिए थे, वो नहीं बोलना चाहिए। तो एडवाइज हर टू ड्रिंक मोर वाटर एंड इस तरह की बातें कही। चले अब आ गए कि जी हम एंटीबायोटिक देंगे, आपने कह दिया, वो क्या है? जी sir, antibiotic, I will give the amoxicillin 500 mg thrice a day, or I can give the two regimes, either a single dose regime or a 3-day regime. वेरी गुड। Uh, देखें, जी सर। इससे पहले, चूंकि ये एक्यूट केस नहीं है, जिसको ना बुखार है ना कुछ है ना कुछ, आपको रेफरेंस देना चाहिए था कि मैं उसका यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी दूंगी, और जो बैक्टीरिया आएंगे और सेंसिटिविटी आएगी उसके मुताबिक एंटीबायोटिक, ये अल्फाज कहिए। और राइट जनरली स्पीकिंग, फिर आप ऐड कर दीजिए 90% चांसेस दैट इट विल बी रिपोर्टेड ई कोलाई। राइट सर। फिर आप, चूंकि आपको पता है कि ई कोलाई हो गया, तो फिर देंगे आपको ये सिंगल डोज या 3-day ट्रीटमेंट, या तो अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर लॉन्ग ट्रीटमेंट। ये राइट सर। फिर दोहराइए। Sir, before moving towards the antibiotics, I will do the culture examination, urine culture, and according to the report of the culture, I will prescribe the oral antibiotics, as the 90% chances of the E. coli, that is the more prevalent for causing the urinary tract infection. I will prescribe the single dose regime or a 3-day regime. वेरी गुड, आप पास हो जाएंगे अगर इस तरह से बोलेंगे। Right, आपने sir. कोई सिंगल डोज की या 3 दिन का ट्रीटमेंट क्या देंगी, कुछ नहीं बोला, पास में लेकर। Right, sir. तो क्योंकि अगर एग्जामिनर को जरूरत होगी, मतलब नंबर देने में तो उसने रिकग्नाइज कर लिया कि आपने पूरा ट्रीटमेंट बोल दिया है, लेकिन Right, अगर वो जरूरत समझेंगे, आपसे पूछेंगे क्या देंगे आप, कि एम्पिसिलिन देंगे, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन देंगे, क्या डोज देंगे, क्या नहीं, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे फिर बोल दीजिए, क्योंकि Right. it will another 2 minutes to talk about that. Yes, sir. For the single dose, there are options of the amoxicillin 300 grams per oral stat, ampicillin 2 grams oral stat, cephalosporin 2 grams stat, nitrofurantoin 200 milligram stat, and trimethoprim sulfa. अच्छा हुआ आपने इस तरह बोला। हाँ, ये थ्योरी में लिखने की बात है। जी सर। वहाँ इम्तिहान में ये सारा कुछ नहीं बोलना। राइट सर। You choose one. अच्छा ठीक है। मैं इसको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दे दूं बस। राइट ठीक है। I will give her the nitrofurantoin 200 milligram. अच्छा बस, that is full stop. राइट सर। क्योंकि जो देना है वो बोलो ना बाबा, इम्तिहान ठीक में है तो सर। टॉक्स में आपसे राइट सर। थ्योरी पूछी जा रही, राइट सर। कि उसमें आप सिंगल डोज, फिर 3 दिन का ट्रीटमेंट, वो सारी दवाइयों के नाम तो 4-5 मिनट तो उसी में लग गए। राइट सर। आपके पास टोटल है 7-8 मिनट। जी सर। तो आपने इतना बोलना है बस। ठीक है। चलो वो दे दिया। जी सर। फिर उसके बाद फॉलो अप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी सर, फॉलो वो दवाई के नाम बोलने। जी सर, follow up after the 7 days and test of cure after 7 days with the repeat urine examination. ये पहले मैं उसकी सिम्टम्स पूछूंगी फॉलो अप में, क्योंकि ठीक है सर। बर्निंग मिक्सचरेशन के साथ आई थी। जी ठीक है सर। Follow up I will ask follow up after 7 days. I will ask about her the improvement in symptoms, either she had gut or not, and if she has, and along with that I will ask about the repeat test of I will repeat the urine complete examination. और यूरिन में क्या देखेंगे? And urine examination for any pus cells and any
and compare it with the pre-treatment. and compare it with the previous report. बस अच्छा सर, पहले इसमें हमने दो ये चीजें बतानी है कि अगर वो हमसे फॉर एग्जांपल पूछें कि अगर इससे भी पेशेंट आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ फिर क्या करेंगे? हाँ, तो ट्रीटमेंट फेलियर हो गया। ये आपने 3-4 दवाइयों के नाम तो ऑलरेडी बोल चुकी हो। सर मैं ना यही पूछना चाह रही थी, एक तो हमने उसका कहा कि ये वाला है, फिर मैं लेकिन अगर हमने सेंसिटिविटी रिपोर्ट देखूंगी उसकी, इनमें से किसको ज्यादा सेंसिटिव है वो फिर वो डोज रिपीट कर दूं। ठीक है सर। हाँ, यही है और क्या करना है। सर और अच्छा इसका सर एक मिनट जी सर। आप ये कह दीजिए कि आई repeat her ultrasound for presence of any stones, any predisposing, any abnormality in the kidney or any stone in the bladder, or तो rule out any जो persistent UTI की causes हैं, राइट सर। और वो rule out कर दूंगी और फिर repeat कर दूँ treatment with different antibiotics. ठीक है सर। फिर चले आप फिर बोल दीजिए दोबारा कि फॉलोअप के लिए है, फिर क्या करें? I will after the treatment I will ask the patient for the follow up after 7 days and I'll inquire about her improvement in the symptoms and I will also advise the repeat urine complete examination and for the pus cells and compare the report with the previously done report before the antibiotics. If the patient symptoms have improved then and pus cells and pus cells are not present in the report, then I will generally advise the patient regarding the hygiene and oral hydration, increase oral hydration throughout the pregnancy. And if the patient has treatment failed, and recheck her urine during every antenatal visit. And will advise her for the checking of urine complete examination on each visit. Every visit. Every visit. After, if the patient is having the complaint of treatment failure and she is not responding to the treatment and she is having still persistence of the signs and symptoms and urine complete examination report is not improving as compared to the before, then I will सर इस पे जो मैंने वो पढ़ा था अमेरिकन कॉलेज ऑफ जो है उनकी गाइडलाइंस थी, उस पे उन्होंने कहा था कि आप नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो दे रहे हैं उसी की डोज आप इंक्रीज कर दें, तो फिर हम ये बोल सकते हैं? अरे उससे पहले बोलो सेंसिटिविटी देखो. Again, I will check for the sensitivity of the antibiotics on the urine culture. And prescribe antibiotic accordingly. And will prescribe the antibiotics accordingly. Full stop. Full stop. चलिए, वो तो हमारे मुल्क में शायद उस तरह से यूटीआई को जिनके persistent यूटीआई होते हैं उनको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन महीनों में दे देते हैं. जी, महीनों में दे देते हैं. ठीक है सर. ठीक है. और जी सर. फिर अगर आप उससे भी ज्यादा क्लेवर स्टूडेंटों को कहो जी, ड्यूरिंग द फॉलोअप आई सी जो मैंने बोली है ना कॉम्प्लिकेशंस. जी सर. I will during her follow-up antenatal, I'll make sure there's no hypertension, no IUGR, and the pregnancy continues normally. Right. So on the follow-up, I will counsel the patient regarding the possible complications of the urinary tract infection that are the maternal complications of the hypertension, preeclampsia, anemia, acute pyelonephritis, and preterm chances of the preterm labor and increased cesarean rate if the urinary tract infection is not improving. And there are possibly the fetal complications of the IUGR, low birth weight, baby, and the prematurity. Good. चलें. अब अगला हम करते हैं. कोई वॉलंटियर और? सर एक क्वेश्चन पूछूं? ना, बिल्कुल ना पूछ. सर ये जो क्वेश्चन में हमें कल्चर सेंसिटिविटी पे इकोलाई दिया हुआ था, तो हमने ये रिपीट क्यों किया फिर? रिपीट इकोलाई तो था, लेकिन वो दोबारा इकोलाई परसिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर है तो क्या ये सेंसिटिव है तो नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो कॉमनली दी जाती है जिसका ब्रांड नेम है फ्यूराडेंटिन, तो ये देखने के लिए. और तीसरा, अगर उसके इम्प्रूव नहीं हो रही, दैट ई कोलाई इज पर्टिकुलरली
नॉट सेंसिटिव टू फिराडेंटिन और नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, और फिर अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे, चूंकि एम्पिसिलिन और दूसरे नाम भी तो ले रहे हैं, जी सर। तो उसको रिपीट करना यूजफुल है इम्तिहान के हिसाब से। सर हाँ, अगर यूरिन रिपोर्ट में आपके पास ऑक्सलेट आता है तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? अगर पस सेल्स आता है या कास्ट सेल्स आते हैं तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वो सिर्फ एक कंडीशन बोलने पे ना एग्जामिनर इस दफा सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो 4-5 कंडीशंस तो मांग रहे थे सर। मैं 5 मिनट का ब्रेक करता हूँ, फिर मैं जी 5 मिनट बाद अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था चैट में कि कितने पस सेल्स हों, तो तब हम एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। उसका किसी को आंसर पता है? ग्रेटर देन 5। 5 से जब ज्यादा हो तो तब आपने करना है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सैरिश, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया टॉपिक? ये मैंने माशाल्लाह पता नहीं कहाँ से मैंने प्रिपेयर कर ली, मुझे मुझे किसी बुक में ही नहीं सब मिल रहा था, तो मैंने तो बस रात को सोते सोते ना ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से खोल के गाइडलाइंस देख ली है। मैंने कहा पता नहीं किधर से देखना है मैंने। वो जो आपने सर ये जो नाइट्रोफ्लोरेंटाइन का बता रहे थे, इसकी डोज क्या बता रहे थे और ट्रेड नेम क्या बोला सर ने, और कितनी देनी होती है? ट्रेड नेम का मुझे सर का नहीं आइडिया आ रहा, लेकिन नाइट्रोफ्लोरेंटाइन जो हम देते हैं सिंगल डोज में वो 200 मिलीग्राम देते हैं, और अगर हम अगर देते हैं 3 डे रिजीम तो उसके अंदर हम 100 मिलीग्राम बीडी में दे रहे होते हैं। और अगर एक जो सर ने कहा है ना कि हमने अपनी कंट्री में नहीं बोलना, वो वाला है कि अगर ट्रीटमेंट फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती है तो हमने स्विच ओवर नहीं करना दूसरी एंटीबायोटिक पे। अगर सेंसिटिव है स्टिल नाइट्रोफ्लोरेंटाइन से तो हमने उसकी डोज इंक्रीज करनी है। नाइट्रोफ्लोरेंटाइन की 100 mg हमने QID देनी है 21 डेज के लिए। और ये 200 ये ट्रीटमेंट फेलियर के लिए एस्पिरिन का है और दूसरा आपने एक और रखा कहा जिसको आपने 2 ग्राम स्टार्ट का है। एक तो एम्पिसिलिन भी, एमॉक्सिसिलिन 3 ग्राम है, एम्पिसिलिन 2 ग्राम, नाइट्रोफ्लोरेंटाइन जो है वो 200 mg। हाँ स्टार्ट है। सर ने ना फ्यूराडेंटिन बताया न्यूट्रा का ना, अच्छा, ये आपने नाइट्रोफ्लोरेंटाइन का टॉपिक जी गाइडलाइन से पढ़ा है टॉपिक ये वाला? गाइडलाइंस भी मैंने पढ़ी है, यूटीआई इन प्रेगनेंसी वाली वो जो एक टॉक है वो भी पढ़ा है मैंने। क्योंकि ये EBM के अंदर तो नाइट्रोफ्लोरेंटाइन की 100 मिलीग्राम थ्राइस TDS वो टॉक जो है वो किस नाम से अवेलेबल है? मैंने तो सर्च किया है, जरा नाम बता दे बस। यूटीआई इन प्रेगनेंसी ईयर बता दे। यूटीआई इन प्रेगनेंसी बिल्कुल इसी नेम से। ईयर 2021-20 कौन सी ईयर का है? ये 2000 आई थिंक 8 या 10 का है, और उसके साथ आपको कंबाइन करना है कि जो रिकरेंट है ना, ये वाला रिकरेंट यूटीआई इन प्रेगनेंसी, ये 2020 का है। अच्छा, ये कौन प्रेजेंट कर रहा था? सॉरी नेम क्या था जो प्रेजेंट करी थी प्रेजेंटर? सैरिश। सैरिश, ये आप ग्रुप पे शेयर कर दें। सर आप अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट हुआ हुआ है। मैं ना ये क्लास के बाद आपको कर दूंगी, गाइडलाइंस शेयर कर दें। और ये नाइट्रोफ्लोरेंटाइन की जो फर्स्ट डोज थी 200 मिलीग्राम वाली, वो स्टेट डोज है? जी स्टेट डोज है। सर आपका माइक म्यूट है सर, अनम्यूट कर लें माइक अपना। सर कहीं चले गए हैं? अच्छा, अभी मेरी कोई नहीं सुन, अब ठीक हो गए, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा वॉलंटियर? सर एक क्वेश्चन प्लीज। सैयदा कुछ, हाँ जी जवेरिया सर, मैंने एक पेशेंट पिछले दिनों देखा था, बिल्कुल इस तरह की थी, लेकिन 29 वीक्स पे वो आई थी। उसका ल्यूकोसाइड एस्ट्रेस +4 था यूरिन कंप्लीट पे, और पल्स सेल्स भी उसके थे 18 के 20 के करीब। मैंने उसका कल्चर करवाया, कल्चर में उसका इकोलाई आया, और कल्चर में सेंसिटिविटी थी ना, वो सेफ्स्पैन और जो 3rd जनरेशन 2nd जनरेशन है उससे रेजिस्टेंट थी वो पेशेंट। जो सेंसिटिविटी 4 चीजों को शो करी थी, ऑगमेंटिन, नाइट्रोफ्लोरेंटाइन, फॉस्फोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रो हम लास्ट ट्राइमेस्टर में वैसे नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में। नाइट्रोफ्लोरेंटाइन नॉट इन 3rd ट्राइमेस्टर। फॉस्फोमाइसिन और ऑगमेंटिन बचता था। तो अब मुझे सिर्फ एंटीबायोटिक क्यों नहीं दे सकते आप? सर नाइट्रोफ्लोरेंटाइन तो 3rd ट्राइमेस्टर में सेफ नहीं होती कि नहीं दे सकते? सर वो हीमोलिटिक एनीमिया हाई रिस्क में लिखा हुआ है, हाई रिस्क में लिखा हुआ है कि 36 वीक्स ऑनवर्ड आप नहीं देंगे, उससे पहले आप दे सकते हैं नाइट्रोफ्लोरेंटाइन। 32 वीक्स तक दे सकते हैं। 32 नहीं, हाई रिस्क में 36 तक लिखा हुआ है।
हाई रिस्क ओहो, वाली वाले जो नए वाले में तो नहीं दे क्यों सकते। तुम लोग ऐसी बहस में ना जाया करो, ऐसी बहस नहीं सर, खामखा ईबू में भी यही एक लिखा बात हुआ है, होती है ईबू कि में भी आप लोगों को नेचुरल नॉट कंफ्यूज इन थर्ड। करती, आप सीधा सीधा रखा करो अपना इल्म। ये बहुत डिटेल जो है ना कि ये वो उल्टा आपको कंफ्यूज करती है। मतलब नाइट्रोफिरेटाइन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट नियर टर्म। ठीक। तो और वो तो नाइट्रोफिरेटाइन ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो क्रॉनिक केस हो जाते हैं उनमें वो मंथ्स के लिए दे देते हैं, हर रात को खा लिया कर। तो it is relatively safe drug during pregnancy and without pregnancy, and most commonly prescribed drug. Most commonly prescribed drug. Chronic cases में तो liberally देते हैं for long time कि रात को एक गोली खा लिया करो। वो 50 मिलीग्राम की बजाय 100 मिलीग्राम कर देते हैं। और तो आप जो कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप रोज एंटीनेटल क्लिनिक में देखते हो, इसलिए आज जाके आपने अपनी लाइन डिफाइन कर लेनी है कि यूटीआई आएगी तो मैं उसका यूरिन एग्जामिनेशन करवाऊंगी, उसमें देखूंगी पस सेल्स कितने हैं, और फिर मैं अगर पस सेल्स ज्यादा होंगे तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी करवाऊंगी, और उसको अगर वो सेंसिटिव इस तरह से बोलिए, if the E. coli is sensitive to nitrofurantoin, I will prescribe nitrofurantoin। और वो उसके मेरे पास चॉइसेस हैं 3, या 1 दिन का ट्रीटमेंट, या 3 दिन का ट्रीटमेंट, या लॉन्गर ट्रीटमेंट। बस इस तरह से बोल। अगर वो पहली दफा डायग्नोज हुआ है तो इसलिए 1 दफा का ट्रीटमेंट काफी है। अगर वो क्रॉनिक होता जा रहा है, फिर if 1 day treatment is not working, then I'll prescribe treatment for longer period, for 3 days। अगर वो भी नहीं होता फिर मैं उसको prolonged treatment दे दूंगी over weeks। ये प्रैक्टिस है, ये और ठीक भी है, बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप चले, मैंने बोल दिया, ये ऐसे बोलेंगे आप। सर अब कितने अगला पर्सन्स पे ट्रीटमेंट शुरू करना है जी, अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो? सिम्टोमेटिक नहीं है, बैक्टीरिया एसिम्टोमेटिक को भी आपने प्रिस्क्राइब करना है। अगर बैक्टीरिया कितने होंगे अगर पर्सन्स को? एक मिनट, अगर बैक्टीरिया 100,000 कॉलोनी से ज्यादा है तो आपने प्रिस्क्राइब करना है। अगर 100,000 कॉलोनी से कम है तो फिर आपने प्रिस्क्राइब नहीं करना। ये एसिम्टोमेटिक का है। मैं रिपीट कर दूं कि एसिम्टोमेटिक है, यूरिन एग्जामिनेशन करवाया, पस सेल्स आ गए, आपने कल्चर करवाया, उसमें 90% चांस है ई कोलाई आया। बिकॉज शी इज एसिम्टोमेटिक तो हम उसको सिंगल डोज वाली भी 1 दिन का ट्रीटमेंट भी देते, बस उसके 1 हफ्ते बाद हम कल्चर करवाएंगे। अगर क्लियर हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो फिर दोबारा उसका वही देख के कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट, तो अगर वो which is most likely she will be still sensitive to nitrofurantoin, तो उसको लॉन्गर ट्रीटमेंट दे देंगे, 3 दिन का दे देंगे, और इट्स जनरली सेफ ड्रग। तो फिर नहीं हुआ तो फिर क्रॉनिक हो गया है तो फिर हम लॉन्गर टाइम ओवर वीक्स देंगे, इस तरह से बोलिए। और हर दफा रिपीट करने से पहले आप वो कल्चर उसका रिपीट करेंगे, यूरिन एग्जामिन करेंगे, पस सेल्स हैं, मोर देन 5 to 6 पस सेल्स हों तो आप उसका कल्चर करवाएंगे। मर्दों में तो 5-6 भी हों तो कल्चर किया जाता है, औरतों में चूंकि कॉमन है तो 5-6 से कम पे कल्चर नहीं करवाते। 5-6 सेल्स से ऊपर हो तो कल्चर करवाएंगे। कल्चर में 90% चांस ई कोलाई आएगा। अगर ई कोलाई आएगा सेंसिटिविटी कराएंगे, एंड मोस्ट लाइकली इट विल बी सेंसिटिव टू नाइट्रोफुरेंटाइन, एम्पेसिलिन और क्लोक्सिडिन, जो भी है। आप ये 2-3 नाम बोल दीजिए, फिर आगे ये फॉलो अप
follow up, ये जरूर बोलना है, क्योंकि most of the patients become chronic और वो एक कोर्स से eliminate नहीं होती उनकी इन्फेक्शन। अगला बोल दे, क्योंकि ऑलरेडी 10:15 हो गए। जी कौन सी जवेरिया थी? Are you still online, डॉक्टर जवेरिया? डॉक्टर जवेरिया नहीं बोल रही तो कौन अगला केस करेगा भाई? सर मैं सैरिश पहले बोल रही थी, मैं ही कर दूं? सर डॉक्टर अस्मा ने वॉलंटियर किया था कोयटा से। कौन? डॉक्टर अस्मा। डॉक्टर अस्मा है ऑनलाइन? अस्सलाम वालेकुम सर। आप डॉक्टर अस्मा बोल रहे हो? जी सर। कोयटा से बोल रहे हो? जी सर। चलो वेलकम। वहाँ शहनाज बलोच होती है कोई? सर वो तो अब रिटायर हो गई। अच्छा, समी ने सबसे पहले ग्रुप में भेज दिया था सुबह। She was the first FCPS from बलूचिस्तान और जी सर। उसको मैंने ही पास किया। चले अब आगे चलते हैं। डॉक्टर आसमान, a patient age 26, gravida 3 per 1+1। आज क्या तुम लोग लेट आए हो? दोबारा नहीं। एक मिनट जी, मेरा इम्पोर्टेंट है। कमरे में भी बाहर को कराए। अच्छा। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हेलो हाँ जी रामी जी चलेगी? हाँ लॉक कर दिया मैंने, देख लीजिए। इस तो बड़ी मेहरबानी तो की हो सर, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अगले 2-3 दिन से निकल आएगी तो बड़ा बहुत 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 मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। हेलो कल मैं समरी करवा दी है कमेटी, 2-3 दिन से क्लास होएगा, ये है जो मेरे 10 मिनट रहेगा क्लास में, क्लास आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आज के कुछ क्लास में 2 इंटरप्शन। चलिए ये जल्दी से 10 मिनट रह गए, ये करें। The patient age 26, gravida 3, para 1+1. At 28 weeks, she comes to you with dysuria, fever, vomiting. On examination, again tenderness in the loin. बताइए जी डॉक्टर आसमा, क्या करेंगे आप? हेलो हेलो सर मैं बोल दूं? सैरिश। क्या आसमा नहीं बोल रही तो सैरिश बोल रहे थे? Sir, first of all, after introducing myself and taking the biodata, I will ask about the last menstrual period and regularity of menstrual cycle to check the accuracy of gestational age. And I will also inquire about the socioeconomic status. I will inquire about the her present complaints of dysuria, fever, and vomiting since how long she is having these complaints, and any and she has any treatment taken before for that or not. And then I will also inquire about the complaints of increased urinary frequency, increased urinary frequency,
And I will also inquire, along with that, I will inquire about her any other significant problem during this pregnancy. Her dating scan or anomaly scan has been done before or not, and she is perceiving normal fetal movement or not. Along with that, I will inquire about her the past medical history, specifically diabetes, hypertension, renal disease, and anemia, or any treatment taken for that or not, and along with family history and any drug allergies. On physical on examination, I will look for her body mass index, and general physical examination, I will look for the pallor, dehydration status, and any ankle edema. Then I will look for her the vitals, blood pressure, pulse, and I will record her temperature, and I will do her the chest examination. And on per abdominal examination, I will look for the symphysiofundal height and symphysiofundal height, lie, and fetal lie and presentation of the fetus, and will look for the fetal heart sound with the sonic weight. चलो हो गया जल्दी जल्दी. Then I will go for the investigations. Then after that, as the patient is having the fever, dysuria and fever and vomiting, so I will first of all, in liaison with the multidisciplinary team, I will admit the patient and will investigate further. बिल्कुल आपने ये लफ्ज मैं पहले सबसे पहले सुनना चाहता था. Oh, sorry. ये आपने अब बोला, थोड़ा आप 3-4 मिनट आपके जाया हो गए. तो क्योंकि ये फीवर वॉमिटिंग मैंने इसलिए डाला कि आपकी अर्जेंसी का एहसास हो. राइट सर. तो अगर ये सर हम पहले बोल देंगे जी, इस पेशेंट को I'll introduce myself and considering her condition, I'll admit her and then do this. राइट सर. राइट सर. अगर आपने एडमिट ना किया होता तो आपको मैं कुछ नंबर ना देता अच्छी तरह. राइट सर. हालांकि आप ठीक बोल रही. राइट सर. तो इस केस में मैसेज आप सबको ये है कि जो यूटीआई का पेशेंट है और वो सिम्प्टोमेटिक विद फीवर एंड वॉमिटिंग है, नीड्स एडमिशन. राइट सर. नीड्स एडमिशन. और एडमिशन करके उसको पहले वो उसकी इमरजेंसी एडमिशन का ट्रीटमेंट दो. राइट सर. मैं उसको ड्रिप लगाऊंगी, उसकी हाइड्रेशन सही करूंगी, और फिर अर्जेंट उसका यूरिन टेस्ट करवाऊंगी, अर्जेंट कल्चर करवाऊंगी, और वॉमिटिंग रोकने के लिए ये दूंगी, ये करूंगी, ताकि एग्जामिनर को एहसास हो you are treating as an emergency. Right sir. ये था इस केस में ट्रिक जो आपने पकड़ लिया. थैंक यू फॉर दैट. तो लेकिन ये पहले हथकड़ी लगानी चाहिए. राइट सर. ठीक है सर. आप सब के लिए कि अगर पेशेंट जो है एक्यूट सिम्टम्स में है तो आपने सबसे पहले बोलना है कि I will admit the patient and then take history, physical examination, investigation, जो भी आप करना चाहते हैं कहिए. She is a case of possibly acute pyelonephritis. ये लफ्ज बोलिए. राइट सर. समझ गए? जी सर. और बाकी का ट्रीटमेंट वो जो हम पहले बोल रहे थे वही होगा, एक्सेप्ट कि यहाँ पे चूंकि वो वॉमिटिंग कर रही है तो उसको पॉसिबली इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक देंगे. जी सर. और सर इसमें हम आरएफटीज भी करवाएंगे कि अगर डिहाइड्रेशन स्टेटस है तो आरएफटीज जो है रेंज ना हो जाए. बिल्कुल वो करवा ली. जी. और सर हम इसको पेशेंट को कैथेटराइज भी करेंगे टू मेंटेन द यूरिनरी आउटपुट एट लीस्ट 50 ml पर आवर. वो नहीं करेंगे. वो नहीं, चूंकि इफ शी इज पासिंग यूरिन. ठीक है सर. ये कहिए उसका इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करें. ओके सर. क्योंकि कैथेटर itself is predisposing ascending infection. After catheterization, UTI is most common. आज की टिप इसके साथ नहीं कि अगर आपने पेशेंट को किसी भी वजह से कैथेटराइज किया है, हमने गायनेकोलॉजिस्ट थिएटर में
DNC से पहले कैथराइज करते हैं, और कोई भी प्रोसीजर हो, सेक्शन हो, कोई जो कैथराइज करते हैं। आज की टिप मुझसे ले जाइए, किसी किताब में इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि अगर आप इस तरह से बोलेंगे, if I catheterize the patient and I will collect specimen for examination in the laboratory, culture and sensitivity as well. Right, sir. वो एग्जामिनर पूछेगा ये कहाँ से लिंक है, ये क्यों? कहो जी catheterization is a risk factor for ascending infection. Okay. ओए आपका ये जवाब उसको बस जिच कर देगा और आप पास हो जाएंगे। Right, आप पास, ठीक है जी सर। वेरी गुड सरिश। सर इसकी मैनेजमेंट मैं दोबारा बता दूं, मैनेजमेंट दोबारा बता दूं, 1 मिनट। जी बुलाइए। Sir, after sir, 1 minute. Sir, after admitting the patient, I will do the baseline investigations. Along with that, the urine and blood cultures, and I will offer the renal function test, including the serum creatinine, and I will also advise the serum electrolytes, and I will monitor her vital signs and intake output record. And will treat the patient symptomatically. I will prescribe her IV antibiotics and give her the IV fluids. For the fever, I will prescribe antipyretics, and for the nausea vomiting, I will give the antiemetics, and for the antibiotic will be according to the culture and sensitivity report. ये सरिश बोल रही थी? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। सर इस पे स्कैन भी आपने बोलना है? 1 मिनट सरिश के लिए एक फिक्रा और अगर आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर हो जाएंगे। वो फिक्रा ये कि then I'll follow her for pregnancy, keeping in view that UTI can cause, ये 2-3 बातें बोल। राइट सर। फिर तो हमारी जिच हो जाएगी, उसकी माँ मर जाए तो मैं फेल नहीं करूँ। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने ये पूछा था, कहती है एग्जामिनर दी माँ क्यों मारना है? मैं अक्सर एग्जामिनर्स की माएं तो मरी होती। अल्लाह खैर करे। सर मेरा ना क्वेश्चन है 28 वीक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट आई है तो इसलिए हम साथ में ये भी बोलेंगे, ये तो हम एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस की हम लाइन पे चले हैं, साथ में पेशेंट को एज सच फीवर भी है, वॉमिटिंग भी है, तो हम साथ में ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन भी बोलेंगे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोले। राइट सर, ठीक है। क्योंकि आपको ये तो नहीं बताया गया कि प्रीवियसली या अब उसकी 28 वीक की प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, ये अल्फाज मैंने नहीं बोले। जी जी सर, मैं वही पूछना, ठीक है सर। तो आपने कहना है कि आई विल डू हर एंटीनेटल केयर स्पेशली दिस। राइट सर, ठीक है सर। फॉलो अप जो है वो फॉर दैट यूटीआई कैन कॉज दैट, जैसे यहाँ पे पायलोनेफ्राइटिस है ना, तो इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशन, तो फॉलो अप इन एवरी केस जो है वो यही कॉम्प्लिकेशंस के लिए ना सर? हाँ वही ना, तो तभी तो आपने बोला ना कि उसकी कॉम्प्लिकेशन, यूरिनरी ट्रैक्ट की कॉम्प्लिकेशन एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। आई विल फॉलो अप फॉर हर यूरिनरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। नाम ना बोले, ये अल्फाज बोले तो बस you are there, you pass। ठीक है जी सर। कोई 1 मिनट रह गया, कोई सवाल पूछना तो पूछ। जी सर, मैंने पूछ। जी डॉक्टर अंदलीब जी बोलिए। बोलिए। जी सर, ये जो हम पेशेंट्स को क्रैनबेरी और क्रैनमैक्स एडवाइस करते हैं साशेस, सर इनका क्या रोल होता है? क्या, कौन सा सर? क्रैनबेरीज। मुझे नहीं पता सर, मैं बता दूं इसका आंसर? हाँ जी बिल्कुल बताइए। सर क्रैनबेरी इज अ क्रैनबेरी जो है वो एक्सट्रैक्ट है। It is an extract from the cranberry, and it causes it inhibits the membrane sticking of the bacteria on the ureter and all urinary tract. But according to the NICE guidelines, it is now not recommended. जी मैं कहने वाला ये था तो आपने बोला, आपने ऐसी बातें नहीं बोलनी जो इसमें, तो यूटीआई में हाइड्रेशन बोलनी है,
और एंटीबायोटिक बोल ठीक है एंड सर। फॉलो अप बोल, बस ये 3 लफ्ज बोलने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये तो वो फार्मास्यूटिकल की सेलिंग मेथड्स हैं कि ये बोल दो। न्यूट्रिशल्स कैसे बिक रहे हैं, इतने महंगे जी सर। महंगे। मेरी लेडी डॉक्टर वो लिखती है, मैं तो उसको एक दिन बुला के सर डांटा, 20,000 का महीने का उसका न्यूट्रिशन। मैं क्या करती हो, उस 20,000 का गरीब आदमी है, उसको क्या फायदा। तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो अलग है। हमारा इम्तिहान पास करने का जो है वो तो टेक्स्ट बुक है। चलें, आई एम सॉरी फॉर 2 इंटरप्शंस टुडे, लेकिन वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक। यूरिन डीआर में ऑक्सलेट और कास्ट सेल की क्या इंपॉर्टेंस है? जी सर यूरिन डीआर में कास्ट सेल ऑक्सलेट की क्या इंपॉर्टेंस है? यूरिन का यूरिन और कास्ट सेल की क्या इंपॉर्टेंस है? आपकी आवाज बहुत। सर कास्ट सेल और ऑक्सलेट की क्या सिग्निफिकेंस है इन यूरिनरी? सर ये क्वेश्चन सारा आया था ना यूरिन में ऑक्सलेट्स होते हैं या दूसरे फॉस्फेट्स, वो उसका मेटाबॉलिज्म बताते हैं। और ऑल दीज जो चाहे वो ऑक्सलेट्स है, दे प्रीडिस्पोज टू यूटीआई, दे एज सच, या वो स्टोन बने। स्टोन तो हमने कर लिया अल्ट्रासाउंड से, लेकिन दे प्रेजेंस जो है वो प्रीडिस्पोज करती है कि यूटीआई हो, तो इसलिए उनको जस्ट प्रेजेंस ऑफ दैट मुझे नहीं पता कि सर मैं कुछ बोलूं? जी सर ये हम यूरिन साइटोलॉजी के ऊपर हम एवेलुएट करते हैं फॉर द पॉसिबल कॉज ऑफ यूटीआई। मतलब हम अगर कोई रीनल डिसऑर्डर है, अगर WBC का कास्ट आता है तो दैट इज द मोस्ट लाइकली कॉज इज पाइलोनेफ्राइटिस। If the on cytology RBC cast, there is a most likely cause of glomerulonephritis, and if we found on cytology oval fat bodies, that is the most likely cause of UTI, is membranous glomerulonephritis. देखिए आप चले गए नेफ्रोलॉजिस्ट के डोमेन में, जहाँ कास्ट देखे जाते हैं टू फाइंड आउट, यही आपने जो बोला ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है क्या है, तो आप खाम खा आप बैल मुझे मार ना कीजिए वहाँ। ठीक है सर। Keep it to the EUTI। राइट सर। हाँ, क्योंकि ना आप नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रेंड है, ना आपका एग्जामिनर नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रेंड है। खाम खा उसको समझ नहीं आएगी बात आप क्या कह रही है, तो बहुत चलाक जड़ा होता है वो भी फेल हो जाता है। राइट सर, ठीक है। सर ये फॉस्फेट और ऑक्सलेट में जैसे आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म को इंडिकेट करती है, तो इसमें भी आपने एंटीबायोटिक्स देनी होती है या नहीं देनी होती है? और ये मेटाबॉलिज्म जो है कौन सा मेटाबॉलिज्म, लाइक कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कौन सा सर? लाइक द जनरल व्यू वी हैव टू टेक इट। मुझे ऐसी बातों का मुझे नहीं पता, आप पढ़ लीजिए। मुझे तो सिंपल सा पता है, ये जो हमने डिस्कस किया है कि ये देंगे बस। पढ़ के अगर कोई आपको खास बात नजर आए तो हम, बहुत सारी लड़कियां सुन रही होंगी, हमें भी सुना दीजिए अगले वर्ष से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर ये लास्ट टाइम एक्चुअली स्टेशन आया था CPSV में कि यूरिन डिटेल रिपोर्ट की पूरी इंटरप्रिटेशन, इसीलिए गर्ल्स सारी पूछ रही हैं। उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी और ऑक्सलेट फॉस्फेट सब पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा चले फिर, आई एम सॉरी, लेकिन जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे भी बता दीजिए, ये मैंने नहीं पढ़ा। सर एक क्वेश्चन। सर ये जो अभी था आपने थर्ड सिनेरियो दिया था जो हमारा डिस्कस नहीं हुआ टाइम की वजह से, हीमाचूरिया था और स्टोन था किडनी में, इसका सिर्फ ट्रीटमेंट सर हमें बता दें कि क्या करेंगे हम? ओहो, वेरी सिंपल। इफ there is stone and hematuria, that stone should be removed by lithotripsy, intervention through the catheter or open surgery। ये तीन चॉइस आपके पास वो कहिए कि और सर किस टाइम ऐसा में कर सकते हैं लिथोट्रिप्सी? लिथोट्रिप्सी कब कर सकते हैं? एक लिथोट्रिप्सी, दूसरा आप कैथेटर डाल के, छोटा स्टोन हो तो बास्केट में डाल के उसको निकाल सकते हैं नीचे से, थ्रू द कैथेटर
यूरोटर कैथेटर, उसमें Right. बास्केट, अगर बड़ा स्टोन है तो फिर लिथोट्रिप्सी से नहीं जाता तो फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली। Okay, sir. चलिए, काफी हो गया। थैंक यू Okay, वेरी thank you, मच। sir. Thank you, sir. Allah Hafiz. प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। अगले अगले वो सर मुझे जरूर पढ़ा। लिथोट्रिप्सी एट विच स्टेशन करेंगे? लिथोट्रिप्सी एट विच स्टेशन? लिथोट्रिप्सी एट विच स्टेशन सर? कौन से स्टेशन पे करेंगे लिथोट्रिप्सी? वो कही है ना कि वो स्टोन जो हिमोचूरिया कॉज कर रहा है नीड्स रिमूवल एंड यूरोलॉजिस्ट विल डिसाइड हाउ टू रिमूव इट। ये मुझे 3 मेथड्स का पता है, ये बोल दिए बस। ओके सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. थैंक यू।